हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय जसप्रीत। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट टू। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, अ क्लाइंट विद एलर्जिक rhinitis आस्क द नर्स व्हाट टू डू टू डिक्रीज rhinorrhea. Which instruction would be appropriate for the nurse to give the client? So option A है हमारे पास, use your nasal decongestant spray regularly to help clear nasal passage. Option B है, ask the healthcare provider for antibiotics. And option C है, it is important to increase your activity. A daily brisk walk will help promote drainage. And option D है, keep a diary of when your symptoms occur. This can help you identify what precipitates your attacks. So इसका आंसर देखते हैं कौन सा जो है वो राइट आंसर है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, जिसमें कि उसको पेशेंट को क्या है, नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो अपने डेली एक डायरी मेंटेन करे जिसमें कि वो उन रिस्क फैक्टर्स को और नोट करे और उन चीज़ों को नोट करे जो में कि उसमें जो हो है वो अटैक्स को क्या है वो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इससे क्या है वो उन रिस्क फैक्टर से बच पाएगा, तो वो डेली लिविंग एक्टिविटीज में उन चीजों को अवॉइड करेगा जिसकी वजह से क्या है वो हिनोरिया में जो है वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज a second MCQ is a client has had surgery for a deviated nasal septum. The client has returned from the post anesthesia care unit. What should the nurse do first? एक क्लाइंट है जिसकी की सर्जरी हुई है, जिसकी की जो डीएनएस के रिगार्डिंग उसकी सर्जरी हुई है, उसका जो डेविएटेड नेजल सेप्टम था तो उसको करेक्ट किया गया है। जैसे ही क्लाइंट जो है वो एनास्थीसिया केयर यूनिट्स के जो वापस आया है, तो क्या है कि नर्स कौन-सा जो एक्शन है वो पहले जो है वो लेगी। असेस करेगी क्लाइंट पेन। ऑप्शन बी है इंस्पेक्ट द एरिया फॉर पेरीऑर्बिटल एकिमोसिस। ऑप्शन सी है असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो ऑप्शन हमारे पास जो तीन ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज आंसर सी। वो क्या करेगी, रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जैसे ही नेज़ल सर्जरी होती है, तो जो इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, वो डेवलप हो सकता है नेज़ल पैकिंग के द्वारा, और जो नेज़ल एडिमा डेवलप हो सकता है सर्जरी के इमीडिएटली आफ्टर। इसका जो रीज़न है वो क्या है कि कभी-कभार जो है वो नेज़ल पैकिंग जो है वो डिसलॉज हो जाती है, जिसकी वज़ह से जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसलिए जो है वो एयरवे को असेस करना जो है वो हमारी प्रायोरिटी है इसमें। ऑब्स्ट्रक्शन में देखेंगे कि कहीं जो नेज़ल पैकिंग है वो डिसलॉज तो नहीं कर गई है, जिसकी वज़ह से जो है वो इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो हो रहा है पेशेंट को। असेसमेंट of respiratory status is very necessary part after the surgery of deviated nasal septum. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद बैक्टीरियल pneumonia. The effectiveness of the client oxygen therapy can be best determined by which indicator of oxygenation. तो हमें देखना है कि क्लाइंट का ऑक्सीजन स्टेटस क्या है। सिंपली जो है वो उसका बेस्ट इंडिकेटर जो है वो कौन-सा होगा? हमारे पास ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ साइनोसिस, पेशेंट में साइनोसिस नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी है हमारे पास क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्या क्लाइंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो इंडिकेटर है, या फिर ऑप्शन थर्ड जो है वो हम एबीजी की वैल्यू देखेंगे, या फिर ऑप्शन फोर क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आंसर सी, क्लाइंट एबीजी लेवल। पेशेंट में अगर हमें इमीडिएट ऑक्सीजनेशन का जो स्टेटस है, पेशेंट ऑक्सीजन स्टेटस चेक करना है, तो एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस के
से ज़्यादा बेहतर हमारे पास और कोई लैब जो है वो टेक्निक नहीं है जिससे हमें इमीडिएटली पेशेंट के ऑक्सीजन स्टेटस का पता चल जाएगा। बाकी के जो साइन्स हैं जैसे कि साइनोसिस है वो लेट साइन है कि पेशेंट की, तो वो लेट साइन होगा। जब से साइनोसिस अगर डेवलप होगा तो वो लेट साइन है, तो इससे भी हमें जो है वो इमीडिएटली पता नहीं चल पाएगा कि वेदर पेशेंट में अगर साइनोसिस एब्सेंट है तो वो कितनी टाइम बाद तक हमने देखना है, ठीक है? तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस जो है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ ऑक्सीजन लेवल की कम होने की वज़ह से ही जो हो कॉन्शियसनेस तो अदर कंडीशंस को भी इंडिकेट करता है, तो इससे भी हमें ऑक्सीजन स्टेटस का पता नहीं चलेगा। तो बेस्ट हमारे पास जो लैब है, वो लैब टेक्नीक जो है वो दैट इज़ अ क्लाइंट एबीजी लेवल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में कितना ज़्यादा जो है वो जो है वो ऑक्सीजनेशन कितनी है पेशेंट में। वेदर इट इज़ एप्रोप्रिएट और वेदर इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हू इज़ रिसीविंग अ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, द नर्स शुड मॉनिटर व्हिच लेबोरेटरी वैल्यू। तो नर्स कौन-सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो देखेगी जब पेशेंट को क्या है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो चल रहे हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं, तो इसमें हमें कौन-सी लैब वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है? सो हमारे पास ऑप्शन ए है सीरम सोडियम लेवल देखना है पेशेंट का, ऑप्शन बी है पेशेंट का स्पूटम कल्चर करेंगे, ऑप्शन सी है पेशेंट का सीरम और क्रेटिनिन लेवल देखेंगे। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी सीरम क्रेटिनिन लेवल देखेंगे। क्योंकि जो पेशेंट है इसमें क्या है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कभी क्या करती हैं कई बार जो है वो ऊटोटॉक्सिसिटी तो उनका साइड इफेक्ट है ही है, लेकिन ऑप्शंस में से अगर है तो वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जनरेट करती हैं पेशेंट में। सो इसके लिए जो है वो हमें सीरम क्रेटिनिन लेवल से बढ़कर और कोई मार्कर जो है वो नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके कि जो पेशेंट में जो है वो साइड इफेक्ट डेवलप हो रहा है। तो हम पेशेंट का क्या है वो सीरम क्रेटिनिन लेवल चेक करेंगे ताकि पेशेंट में हमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के जो है वो साइंस देखने को मिल सकें। ओके, सो इससे हमें पता चलेगा कि वेदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है उनका जो है वो टॉक्सिसिटी हुई है पेशेंट में कि नहीं हुई है। ओटोटॉक्सिसिटी इज एन अदर वेरी कॉमन लाइक साइड इफेक्ट ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और इट्स आल्सो वेरी अ सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो ये थे आज तक के मेरे एमसीक्यूज जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर थे। सो आगे भी ऐसे ही एमसीक्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।